तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानेंगे इंडक्टर के बारे में और कैपेसिटर के बारे में। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में जानने से पहले इसका यूजेस भी जानेंगे हम लोग। तो इसको क्लियर और पूरा डाउट नहीं रहना चाहिए एकदम इस पूरा लेक्चर सुनने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर में। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है ना कि इंडक्टर में इंड्यूस टाइप में कुछ होता है और कैपेसिटर एक कैपेसिटी टाइप में है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। और इंडक्टर में क्या होता है कि यू इंड्यूस करता है ईएमएफ, वोल्टेज इंड्यूस करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका हम केस देखेंगे एसी का भी और डीसी में भी, इसमें भी देखेंगे ऐसे। इससे पहले हम लोग जानते हैं पावर के बारे में। तो पावर जनरेट होता है, हम लोग जनरेट करके पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू और लोड तक पहुंचा देते हैं, जो कि यही पावर को कंज्यूम जो यूज करने वाला कौन है? लोड है। पावर को कंज्यूम करने वाला कौन है? लोड है। ठीक है। तो कितना प्रकार का पावर होता है? पावर एसी में 3 तरह का प्रकार होता है। डीसी में तो सिर्फ सिंपल V इंटू आई होता है, लेकिन पावर एसी में 3 तरह का होता है। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ठीक है। एपरेंट पावर को और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का सम को ही बोलते हैं एपरेंट पावर। ठीक है। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम को ही एपरेंट पावर बोलते हैं। और ये एक्टिव पावर एक ट्रू पावर होता है। ठीक है। जो कि हम लोग एक्चुअली में यूज करते हैं। और ये यूजलेस, मतलब ये यूज नहीं होता है पावर, ये यूजलेस पावर है जो कि ज़्यादा यूज नहीं होता है। और ये यूज पावर है, ट्रू पावर बोलते हैं इसको, यूज किया जाता है। ठीक है। सब जगह यही एक्टिव पावर ही यूज होता है, लेकिन ये दोनों होना मस्ट है, तभी एपरेंट पावर बनेगा। एपरेंट पावर क्रिएट करने के लिए रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का होना जरूरी है। इसलिए ये नहीं बोल सकते कि जिसका यूजलेस है वो पावर नहीं हो तो चलेगा, नहीं, रिएक्टिव पावर मस्ट है, रहना ही पड़ेगा। तो पहले हम इससे बढ़िया देख लेते हैं कौन ये पावर को कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम करेगा लोड कंज्यूम करेगा। तो हम लोग का लोड 3 तरह का लोड होता है। रेजिस्टिव लोड होता है, ठीक है, कैपेसिटिव लोड होता है, और एक इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड जो है वो पावर को क्या करता है? हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। वो पावर को यूज हीट के फॉर्म में डिसिपेट करके खर्च करता है। कैसे करता है? जब ये पावर आता है तो उसका इलेक्ट्रॉन मेटल के आयंस के साथ कोलाइड होता है और हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है, मतलब खर्च होता है। लेकिन पावर कैपेसिटर के लोड में क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मैग्नेटिक के फील्ड में, इंडक्टर में मैग्नेटिक के फील्ड में स्टोर हो जाता है। और पावर कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये डिसिपेट हुआ रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड इलेक्ट्रिक चार्ज में के स्टोर होता है। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो कौन सा पावर को स्टोर करेगा? जो एनर्जी यहाँ स्टोर होता है कौन सा पावर को एनर्जी को स्टोर करता है? तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर को हम लोग स्टोर करते हैं। यहाँ पर रिएक्टिव पावर स्टोर होता है, यही रिएक्टिव पावर को यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, ये रखिएगा। इसलिए रिएक्टिव पावर मस्ट है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर मतलब ये रिएक्टिव पावर को इसलिए स्टोर करता है क्योंकि ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ये एज इट रहता है। लेकिन एक्टिव पावर में क्या होता है, वो पावर को ख़त्म कर देता है, यूज कर लेता है। तो ये पावर यूज नहीं होता है, ये पावर स्टोर हो जाता है एक्टिव और कैपेसिटिव लोड में, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव लोड, जब लोड इंडक्टिव लोड हो, जब लोड इंडक्टिव लोड हो, तो जब इन लोड इंडक्टिव लोड हो तो क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। और लोड अगर कैपेसिटिव लोड हो तो वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा माइंड में, कैसे अपोज करता है। इंडक्टर के केस में क्या करता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। अच्छा, ये जान लीजिएगा कि लोड इंडक्टिव लोड में क्या होता है, सडन चेंज ऑफ करंट होता है। अब अल्टरनेटिंग नेचर में आप देखे होंगे कि हर हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल बनाता है। ठीक है, तो हर हाफ साइकिल में उसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। जब पोलैरिटी चेंज हो जाता है तो वोल्टेज और करंट का रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करता है। तो जब करंट को अपोज करता है, तो जब अपोज करेगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज से मतलब जब अपोज कर रहा था इसका करंट कुछ धीरे धीरे, मतलब कि अपोज कर रहा तो ज़्यादा जल्दी से मतलब उस स्पीड से नहीं जा पाएगा जिस स्पीड से वोल्टेज जा रहा है, तो वो लैग कर देगा 90 डिग्री से वोल्टेज को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका जो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट का, तो आप देखे होंगे कि ऐसे ही बनता है। ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो करंट इससे 90 डिग्री, करंट इससे, देखिए वोल्टेज और करंट क्या हुआ, 90 डिग्री लैग कर गया इंडक्टिव के नेचर में। ठीक है, जब सडन चेंज ऑफ करंट अपोज कर रहा है। और लोड कैपेसिटिव में क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या कर रहा है, वोल्टेज को अपोज कर जा रहा है। तो यहां पर भी हाफ साइकिल में इन एवरी हाफ साइकिल में वो क्या कर रहा है, अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है, देख रहे हो वोल्टेज का। ठीक है, अब करंट का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए करंट, हाँ, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को 90 डिग्री लैग कर देगा। तो यहां पर आपका ये करंट है और वोल्टेज, तो इसमें जो बनेगा आपको इस तरह बनेगा, करंट
हाँ देखिए, वोल्टेज और करंट, तो करंट 90 डिग्री लीड है और वोल्टेज 90 डिग्री लैग में है। ठीक है, अब ये तो जान लिए कि रेजिस्टिव पावर को ये दोनों स्टोर करता है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों रेजिस्टिव पावर को स्टोर करता है। तो जब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लैगिंग है, ये करंट लीडिंग है, तो इसको बोलेंगे, ये रेजिस्टिव पावर को स्टोर किया है ना, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, और यहाँ देखिए, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग लीडिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब जब लैगिंग रिएक्टिव पावर को यहाँ स्टोर कर रहा है इंडक्टिव में, और लीडिंग रिएक्टिव पावर स्टोर कर रहा है कैपेसिटिव में, तो जो ये डिलीवर कौन सा करेगा, तो ये लैगिंग पावर को डिलीवर करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ लीडिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा, रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। ठीक है, इतना आप समझ में आया। अब इसको ये तो हम समझा दिए कि आपका पावर और लोड में कैसे इंडक्टिव का और कैपेसिटिव का नेचर होता है कैसे। अब हम लोग देखेंगे एसी और डीसी का नेचर में। इंडक्टर एल से डिनोट करते हैं, और इसका हेनरी होता है एसआई यूनिट। तो हेनरी होता है एसआई यूनिट। तब इंडक्टर का केस में क्या होगा, अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वोल्टेज करंट मतलब वोल्टेज सप्लाई देने के बाद करंट आएगा, और करंट के बाद वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न मिलने के बाद उस यहाँ पर ईएमएफ बोल रहे हैं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई भी दिया हुआ है वो कांस्टेंट सप्लाई है। यहाँ जो सप्लाई भी है कांस्टेंट सप्लाई है, इसी का यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण यहाँ पर सेल्फ खुद से ये फ्लक्स जो होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिएंट फ्लक्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो सप्लाई भी टाइम वेरिएंट नहीं था तो फ्लक्स भी टाइम वेरिएंट नहीं है, जो कि कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है तो यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है, सेल्फ नहीं होगा। इसको करना है, आपको इंड्यूस करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ बार को रिलेटिव मोशन में लाइएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो कि सेल्फ नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन यही एसी का केस में क्या होता है, अगर हम एसी दे देते हैं, ठीक है, तो इसका पोलैरिटी हर समय चेंज होता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ हम एक इंस्टेंट पोलैरिटी में हम चेक करके देखते हैं प्लस माइनस में, तो यहाँ करंट निकला और इसका जो फ्लक्स बनेगा वो आपका टाइम वेरिएंट फ्लक्स बनेगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स बनेगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स बनेगा। क्लियर हो रहा? तो जब टाइम वेरिंग फ्लक्स बनेगा तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ सेल्फ हो जाएगा। बोलिए कैसे? ये टाइम वेरिएंट फ्लक्स ये इसी टर्न के साथ मतलब कनेक्ट है ना, तो वो टाइम वेरिएंट फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक्ड होगा तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि म्यूचुअल के द्वारा हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर में एसी और डीसी में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पर
आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ नहीं हुआ, यहाँ पर आपका सेल्फ खुद से ही है। यहाँ पर तो बार को रिलेटिव मोशन में लाने के बाद ना ये ईएमएफ इंड्यूस है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना बार देने का रिलेटिव मोशन में कुछ नहीं, क्योंकि ये फ्लक्स ही टाइम वेरिएंट फ्लक्स है जो कि कनेक्ट हो जा रहा है उसी का कॉइल्स के साथ, और क्या कर रहा है, ईएमएफ को इंड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ जो स्टोर होगा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगा, वो तब तक ही स्टोर होगा जब तक पावर सप्लाई हम लोग दिए हुए, जब तक पावर सप्लाई दिया हुआ है तब तक मैग्नेटिक फील्ड स्टोर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर रहेगा। जैसे ही डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड विथ सप्लाई, क्या होगा, वो सप्लाई डिस्कनेक्टेड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। यही कैपेसिटर केस में इस तरह नहीं होता है, तो कैपेसिटर केस में इस तरह नहीं होता है। तो आप देखिए, इतना तो क्लियर होना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, और एक चीज और है कि हम बताए भी थे कि इंडक्टर के केस में क्या होता है कि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है भाई वोल्टेज। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं कि अपोज ऑफ करंट, अपोज ऑफ सडन चेंज ऑफ करंट, सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब ये तो क्लियर हुआ। अब हम आपको बताएंगे कैपेसिटर के बारे में। ओके, तो आप यहाँ कैपेसिटर के बारे में देखिए, आपको क्लियर दिख रहा है ना। चलिए, हाँ, तो कैपेसिटर एक ड्यूअल नेचर का होता है। अच्छा, ये भी एक ड्यूअल नेचर है, इंडक्टर भी एक ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर इन द सेंस वो दो को कैरेक्टर शो करता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक आपका इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो ये ड्यूअल नेचर है, इसका भी ड्यूअल नेचर है। ये ड्यूअल नेचर अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट कीजिए मेरे इस वीडियो पर, तो मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर समझ में आ रहा है मेरा लेक्चर तो आप देखकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो कैपेसिटर ड्यूअल नेचर का होता है, इसमें भी आपको दो नेचर का दिखेगा, आपको दो नेचर दिखेगा। जैसे एक हो गया कैपेसिटेंस और एक हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सेल से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं। तो कैपेसिटेंस एक्सी, हाँ, तो अब कैपेसिटेंस के बारे में मैं जानूंगा। तो कैपेसिटेंस प्लेट से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक एसी सोर्स पहले दे करके देखते हैं क्या होता है कैपेसिटर में। जब मैं एसी सोर्स दूंगा इसमें तो प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट में, और ये सप्लाई क्या करेगा, ये चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर करेगा चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, क्यू के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये चार्ज करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट आई यहाँ से गया और ये इसमें चार्ज स्टोर करेगा। मान ली 20 वोल्ट का बैटरी लगाए हुआ है, तो 20 वोल्ट का बैटरी को सप्लाई दिया है, और यहाँ पर चार्ज होगा, और ये 20 वोल्ट जब तक नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज लेगा, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देगा, करंट यहाँ से फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ब्लॉक कर देता है चार्ज को स्टोर करने के बाद, ये यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और ब्लॉक कर देता है, तो जब ब्लॉक कर देता है हम लोग इसको डिसकनेक्टेड कर देंगे, और ये चार्ज स्टोर वाला को अगर किसी लोड के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इंस्टेंट करंट, इंस्टेंट क्या करेगा, करंट को
सप्लाई कर देगा, इंस्टेंट सप्लाई देगा। और किसी जहाँ पे इंस्टेंट करंट का ज़रूरत होता है वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बता सकते हैं आपको, फ्लैश लाइट और जो आपको कैमरा में यूज़ होता है वहाँ पर इंस्टेंट यूज़ होता है। फिर भी और भी बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है और मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट में भी इसको रिप्लाई दे दूंगा अगर आपको डाउट है इसमें, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको एसी के सोर्स में कनेक्ट करता हूँ, एसी सोर्स के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसका पोलैरिटी हर समय हर नेगेटिव पार्ट में उस चेंज होते रहता है। हर हाफ नेगेटिव साइकिल में, हर हाफ साइकिल में वो पोलैरिटी चेंज करता है। तो मैं एक इंस्टेंट पोलैरिटी में देख लेता हूँ प्लस माइनस में, तो यहाँ का पोलैरिटी चेंज हुआ, फिर ये क्या करेगा, हाफ साइकिल में फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ का जो जितना भी है करंट फ्लो, मतलब ये क्या करेगा, चार्ज एंड डिस्चार्ज होते रहेगा। इसका करंट ब्लॉक नहीं होता है, डिस्चार्ज होते रहेगा। इसका करंट ब्लॉक होता ही नहीं है। तो वहाँ इसको यूज करेंगे जहाँ पर हमको फेज का शिफ्ट चाहिए। अगर फेज को, जैसे कि फैन हो गया, सीलिंग फैन हुआ, सीलिंग फैन, वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं और कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फेज में शिफ्ट आएगा। वोल्टेज एंड करंट का मतलब डिफरेंस में इसका शिफ्टेंस होता है, तो इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या करेगा, जैसे बता रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी स्टूडेंट।